नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज मिले कोरोना के 67 नए मामले, 1912 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 1194 लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। प्रधानमंत्री ने की उत्तराखंड समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ डिजिटल बैठक। कहा, कोरोना के खिलाफ साथ मिलकर किया गया काम हमेशा याद रहेगा। अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने की मिल रही संकेत। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद। दोनों देशों की सेनाएं फिलहाल LAC से पीछे हटी। और केदारनाथ आपदा की 7वीं बरसी आज। पुनर्निर्माण कार्यों से पुराने स्वरूप में लौट रहा बाबा का धाम। कोरोना काल के बीच व्यापारियों में छाई मायूसी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 67 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1912 हो गई है। इनमें से 1194 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 680 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 25 लोगों की मृत्यु हुई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1244 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 1222 सैंपल्स की रिपोर्ट आज नेगेटिव मिली। आज मिले पॉजिटिव केसेस में टिहरी से 14, देहरादून से 12, अल्मोड़ा से 10, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से 8, पिथौरागढ़ से 7, उत्तरकाशी से 4 और नैनीताल और पौड़ी से 2 लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 62% है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 25 दिन है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह याकी ने बताया कि कुमाऊं के 6 जिलों में कोरोना वायरस की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। प्रवासियों के आने के साथ ही लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। नैनीताल जिला प्रशासन ने बाहर से आए प्रवासियों के बेहतर मैनेजमेंट के जरिए क्वारंटीन और सैंपलिंग का कार्य किया, जिस वजह से काफी हद तक अब स्थिति नियंत्रण में है। उधर कल पिथौरागढ़ में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। 51 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रशासन ने जानकारी दी कि मृतक कुछ समय पहले ही दिल्ली से पिथौरागढ़ वापस आया था और वो पहले से ही फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित था। 53 वर्षीय एक पुरुष का मृत्यु आज सुबह हुआ है। वो 9 तारीख से हमारे अस्पताल में एडमिट किया गया था और उनका इलाज भी चल रहा था। वो जो है COPD नामक एक जो है लंग संबंधित बीमारी से ग्रसित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनका सैंपल भी हमने लिया है। उनका स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने ट्रूनेट मशीन से किया था वो पॉजिटिव आया था, लेकिन आज सुबह उनका देहांत हो गया है। वैद्यकीय परिषद के उपरांत उनका जो देहांत हुआ है वो COPD से हुआ, ऐसा अनुमानित जांच में प्रतीत हो रहा है, प्राथमिक जांच में प्रतीत हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 2 दिनों की डिजिटल बैठक के पहले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सहित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वार्ता की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों से वार्ता की जहां कोरोना के मामलों की संख्या 20,000 से कम है और 150 से कम लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्रियों से संवाद में PM मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी की भी मौत असहज करने वाली है। PM मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है, लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। भारत चीन के आपसी तनाव के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच कल रात हिंसक झड़प हुई है।
इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चीन के जवानों को भी नुकसान की खबर है। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उनके साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। इनके अलावा CDS जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। इस बीच दोनों देशों की सेनाएं LAC से पीछे हट रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत जनपद टिहरी की रिपोर्ट का विमोचन किया। इस रिपोर्ट में विकासखंडवार सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण और रुझान, पलायन की स्थिति और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बारे में विश्लेषण और सिफारिशें की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। उन्होंने कहा कि जल्द आकलन किया जाएगा कि उत्तराखंड में जो प्रवासी आए हैं उनमें से कितने लोग प्रदेश में रहकर रोजगार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए महिलाओं को बैंक से लोन लेने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भूमि खाता धारक के साथ उनकी पत्नी का नाम भी शामिल किया जाएगा। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को भला कौन भूल सकता है। 16 और 17 जून को केदार घाटी में ऐसी तबाही आई कि आज 7 साल बीत जाने के बाद भी इस हादसे के निशान हमारे जहन में ताजा हैं। हालांकि राज्य सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के कारण आज धाम का स्वरूप काफी हद तक पहले जैसा जरूर बन गया है। चौराबाड़ी सरोवर से आए पानी के सैलाब ने केदारपुरी समेत केदारनाथ के पैदल रास्तों पर बने बाजारों और वहां बसी आबादी का नामो निशान मिटा दिया था। हजारों तीर्थयात्रियों ने इस आपदा में असमय ही जीवन गंवा दिया। आपदा के जख्मों से उभरने की स्थानीय लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत आज केदारनाथ का कायाकल्प कर यात्रा धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तीर्थ समाज भी आज सरकार के प्रयासों और इच्छा शक्ति की सराहना करता है। तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती का कहना है कि कम समय में जिस तरह से सरकार और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने काम किया वो काबिले तारीफ है। केदारनाथ तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। हमारे जो अजय कोटियाल जी हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ इस पूरी को सजाना संवारना अब मेरे ऊपर छोड़ दो, और वहाँ जो है 12 महीने रहने का जो उन्होंने प्रयास किया उसी का फल है कि आज केदारनाथ जो है एक अपने में अलौकिक हो चुका है। आपदा के बाद वर्ष 2014 से ही यहां पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गए थे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं केदारनाथ धाम आकर केदारपुरी को नए स्वरूप में लाने का खाका खींचा। आपदा से विध्वंस हुई केदारपुरी की सुरक्षा दीवार, 2 हेलीपैडों का निर्माण, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवारों, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि और स्थानीय पत्थरों से गढ़वाली शैली में आस्था पथ का निर्माण भी यहां हुआ है। प्रस्तावित 5 गुफाओं में से एक गुफा भी बनकर तैयार हुई है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री एक रात रुके थे। यही कारण है कि बीते वर्ष 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इन पिछले 7 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। जिस तरह से जैसे गरुड़ चट्टी के लिए रास्ते का निर्माण किया गया, भैरवनाथ मंदिर के लिए भी रास्ता बनाया गया, जो मंदिर के आगे जो मेन एक्सेस था, मुख्य रास्ता, उसका चौड़ीकरण किया गया और उसको बहुत अच्छे पत्थरों से सजाया गया है वो पूरा रास्ता। एक चबूतरे का निर्माण किया गया और मंदाकिनी नदी को पूरा, मंदाकिनी और सरस्वती नदी दोनों नदियों को सुरक्षा दीवार के साथ में इसको मजबूत बनाया गया है। धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौट रही केदार घाटी में रोजगार भी अब पटरी पर लौटने लगा। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, लेकिन इस साल यात्रा आरंभ होने से ठीक पहले कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी और यात्रा पर ब्रेक लग गया। ऐसे में यात्रा पर निर्भर रहने वाले व्यवसायियों के सामने फिर से संकट पैदा हो गया है। कोई आपदा आई थी तो एक प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद तो पूरा खत्म ही माना जा रहा था, क्योंकि व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव केदार घाटी में ही पड़ा था। जो कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी घोड़ा खच्चर वाला हो या पल्लेदार हो या आम व्यापारी हो, ये केदार धाम से काफ़ी प्रभावित होता था, जिससे हमारा व्यापार चलता था। लेकिन अब वो तो 2-3 साल तक जैसे भी हुआ हमने झेल दिया, और जैसे ही ये पटरी पे आ रहा था ये मौसम, तब तक ये
दूसरा वायरल आ गया ये कोरोना कोविड-19। केंद्र और राज्य सरकार ने केदारनाथ को जिस तरह से साल दर साल संवारा, उससे न केवल लोगों के दिलों से 2013 की भीषण आपदा का भय समाप्त हुआ, बल्कि आपदा से छिन्न भिन्न हुआ रोजगार भी पटरी पर लौटा। हालांकि इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण आम श्रद्धालुओं की दर्शनार्थ यात्रा शुरू नहीं हो पाई, लेकिन केदारनाथ में निर्माण कार्य आज भी निरंतर जारी है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि केंद्र सरकार ने इंटर स्टेट परिवहन सुविधा चलाने का निर्णय राज्य सरकार को सौंपा है। उन्होंने बताया कि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं, साथ ही परिवहन निगम पहले से ही घाटे में है। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बसों में बेहद कम यात्री ले जाने पर निगम पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट परिवहन व्यवस्था कैसे और किस तरह चलेगी, इस पर सार्वजनिक रूप से जल्द निर्णय लिया जाएगा। जो हमारी परिवहन निगम की बसें हैं, अगर हम उसको प्रारंभ करते भी हैं तो जो ईंधन का खर्च भी निकालना संभव नहीं होगा। कम से कम 20 यात्री उसमें सवारी करें तब हम उसको तब ईंधन का तेल का खर्च निकल पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। किस तरह से हम परिवहन निगम को, जिस तरह से हमने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमने घाटे से उबारने के लिए लगातार प्रयास भी किया, अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा और हम घाटे से उबरने की दिशा में हमने कदम भी बढ़ाए थे, लेकिन आज स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अगले बुधवार तक जवाब मांगा है कि इन अध्यापकों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना शपथ पत्र पेश कर कहा कि इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है। अभी तक 84 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पाए गए हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सेफ हरिद्वार नाम से बनाए गए पोर्टल का उद्घाटन किया। ये पोर्टल हरिद्वार जिले की विभिन्न सीमाओं में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को होम क्वारंटीन किए जाने और उनकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ये पोर्टल होम क्वारंटीन किए जा रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए मददगार साबित होगा। पोर्टल पर दर्ज होते ही उस व्यक्ति के बताए गए क्षेत्र के बारे में आशा कार्यकर्त्री, प्रधान या पार्षद के पास तत्काल ही एक मैसेज आएगा कि किस व्यक्ति को होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है, ताकि वे नियमों का उल्लंघन न कर पाएं। ऑटोमेटिक एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि जब भी कोई व्यक्ति आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होते ही ये वहाँ का क्षेत्रीय आशा, वहाँ का जनप्रतिनिधिगण जैसे प्रधान, पार्षद, इनको जो है एक मैसेज चला जाएगा और उसमें जो है जैसे आशा को जो है हम लोगों ने विभिन्न काफ़ी मात्रा में पोस्टर्स दिया हुआ है, तो वो होम क्वारंटीन का पोस्टर्स जो है वो घर में चस्पा कर सकते हैं। उसके बाद जो 14 दिन का जो काउंट है उस दिन से गिनती शुरू हो जाएगी। उनका ट्रैकिंग करने के लिए एक IVRS सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो है रेगुलरली उनके पास कॉल्स जाता रहेगा। अगर कभी भी उनका लक्षण अगर डेवलप हो जाता है उसमें जो है वो फीड कर सकते हैं और तत्काल हमारा सिस्टम वहाँ आकर के उनको ट्रैक करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर मुख्यधारा में शामिल करते हुए आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के तहत उधम सिंह नगर जिले में 28 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें से जसपुर क्षेत्र में एक क्लस्टर स्थापित किया गया है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से दूध इकट्ठा कर दूध और उसके उत्पादों को बेचकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं। मनरेगा और NRLM के तहत ग्रोथ सेंटर का निर्माण किए जाने के साथ 60 समूहों की 600 महिलाओं को आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिमांशु जोशी ने बताया कि महिलाओं के उत्पाद हिलांस नाम से बेचे जाएंगे। इस दौरान समूह की महिलाओं को दूध की पैकेजिंग, गुणवत्ता और वितरण के संबंध में जापान की संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और हमारा उद्देश्य ये है कि अभी तक जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं और उनके द्वारा उत्पादित किए गए दूध का सही दाम नहीं मिल पाता है, उसको हम सही तरीके से संगठित करते हुए उनको बाजार उपलब्ध कराएंगे और इसी तरीके से उनकी आय में वृद्धि करेंगे।
इसमें अभी जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से कई जगहों से प्रवासी लोग भी हमारे वापस आ रहे हैं उधमसिंह जनपद में, तो उनकी भूमिका भी इसमें स्पष्ट की गई है कि वो भी छोटा छोटा रोजगार करके अपनी गाय भैंस खरीद के इस दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र से वो भी अपना जुड़ सकते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी महिलाओं का मानना है कि ये सरकार की बेहद अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाने के साथ ही क्षेत्र की अन्य महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। हमारा काम यह है कि हम डेली समूह की महिलाओं के पास जाते हैं और वहां से दूध कलेक्ट करके डेली हम सुबह 6:30 बजे अपने ग्रोथ सेंटर पर दूध लेकर आते हैं। वहां पे हम प्रोसेस करते हैं उनको दूध को छान के जो हम कांच की बोतल में जो उसको डिलीवरी के लिए होती है उसमें उसको पैक करते हैं। हमारा यह है कि इसमें हमारे समूह की महिलाओं को काम मिलेगा, जिससे हमारे समूह की महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, उसे इस ग्रोथ सेंटर से उनको रोजगार मिल सकता है। मेरे गाँव में जो है 10 समूह बने हुए हैं, जिसकी मैं CRP भी हूँ, जो उन्हें जो मतलब हैंडल करती हूँ समूह को। और यहाँ क्लस्टर में जो है दूध मतलब डिलीवरी करने का भी काम करती हूँ और गांव से इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ क्लस्टर में हम इकट्ठा करते हैं। और हमारा दूध की सप्लाई जो है अच्छे से हो रही है। फैट निकालने वाली मशीन वगैरह है सारी हमें NLM से के द्वारा मिली हुई है कि महिलाओं की आजीविका अच्छे से चले। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज मिले कोरोना के 67 नए मामले, 1912 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 1194 लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। प्रधानमंत्री ने की उत्तराखंड समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ डिजिटल बैठक। कहा, कोरोना के खिलाफ साथ मिलकर किया गया काम हमेशा रहेगा याद। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के मिल रहे संकेत। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। भारतीय सेना के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद। दोनों देशों की सेनाएं फिलहाल LAC से पीछे हटी। और केदारनाथ आपदा की 7वीं बरसी आज। पुनर्निर्माण कार्यों से पुराने स्वरूप में लौट रहा बाबा का धाम। कोरोना काल के बीच व्यापारियों में छाई मायूसी। नमस्कार।